वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्लास ORS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो है सामाजिक अध्ययन का धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है और अंत तक वीडियो में बने रहें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाले आगामी एग्ज़ाम जो कि आपका जुलाई में है, उसके लिए आपका बेहद इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। तो चलिए आज का सामाजिक अध्ययन जो आपका सोशल साइंस है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार, देखिए आपका सामाजिक अध्ययन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबे के लिए या कंबल के लिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका 91 में? तो यह किसके लिए था? तो आपका कंबल के लिए। जो आपका देखिए अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत था आपका कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इन कंबलों का जो है भिंगसी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि एम्फोरा एक क्या था? तो एम्फोरा एक क्या था? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार या आपका छिद्र युक्त बर्तन। तो एम्फोरा क्या था? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे से लगा हुआ जार था। तो देखिए आपका आकार में लंबा और दोनों तरफ से लगे हत्थे वाले जार को एम्फोरा जार कहा जाता था। फिर देखिए 93 नंबर क्या पूछ रहा है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे आपके डैश डैश से नाम से बुलाते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है कि काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसे जो आपके पुकारा जाता था तो काला सोना के नाम से। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। रोमन यानी यवन लोग जो है अधिक प्रयोग किया जो आपके लोगों द्वारा जो है यमन लोगों द्वारा इसे अधिक प्रयोग किए जाने के कारण इसका यवन प्रिया भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 94 नंबर क्या पूछ रहा है कि रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ। तो ऑप्शन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल या आपका प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल। तो रहट और चरखे एवं आपके जो आग्नेय युक्त आपके अस्त्र थे उनका आविष्कार आपके किस काल में हुआ था? 94 नंबर में पूछ रहा है। तो आपके मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए आपका मध्यकाल कब था? तो 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। फिर देखिए 95 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली का सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रास्ती पाया गया? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के या फिरोज शाह तुगलक के। तो निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान को प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्ती पाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए आपका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आपके प्रशंसा में एक प्रस्ती जोधपुर में पाया गया। इस जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह शिलालेख आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विषयों का आपका उल्लेख किया गया है। फिर देखते हैं 96 की तरफ की हिड़ा गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। क्या पूछ रहा है 96 में कि हिड़ा गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता है। बी कह रहा है कि राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। या सी कह रहा है हिरण का शिकार करने से पहले, तो या पुत्र के जन्म के लिए। तो हिड़ा गर्भ नामक अनुष्ठान किसके लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राजा को क्षेत्रीय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। देखिए राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए हिड़ा गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी उज्जैनी में हिड़ा गर्भ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। फिर देखिए क्या कह रहा है 97 नंबर, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन कह रहा है कि ग्रामक, श्रेणी, नगरम, सभा। तो चोल काल में व्यापारियों को संघ को क्या कहा जाता था? 97 में यही पूछ रहा है। तो आपको क्या कहा जा सकता था? तो श्रेणी कहा जाता था। देखिए आपका चोलकालीन
व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था और जबकि व्यापारियों के संगठन को आपको श्रेणी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी 97 का करेक्ट हो जाएगा। फिर 98 नंबर कह रहा है कि नाथ साहित्य का संबंध है तो बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से। तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो आपके बंगाली से। नाथ साहब का संबंध बंगाली भाषा से इसलिए है कि नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता था। नाथ संप्रदाय का स्थापना नाथ मुनि मच्छेंद्र नाथ ने की थी, जो कि आपके कौन थे? आपके गोरखनाथ के गुरु थे कौन? तो मच्छेंद्र नाथ जी। इन्होंने ही नाथ पंथ की स्थापना की थी। फिर देखिए 99 पूछ रहा है कि खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई गीतमदार आंदोलन या आपका पख्तून आंदोलन। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदामतगार आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के सही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं को ललकुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। फिर देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज यानी 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 1 जनवरी 1930 को या 2 अक्टूबर 1930 को। तो कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज को 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्र दिवस मनाया गया। तो आपके ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को। तो देखिए आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपका कब हुआ था? तो आपका 1929 में रावी नदी के तट पर इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 101 नंबर कि बिग बियर एक उदाहरण है तो आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का। तो बिग बियर एक उदाहरण किसका है? तो आपके नक्षत्र मंडल का। ऑप्शन नंबर बी का आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 102 नंबर क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? कि आपकी चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, या बी कह रहा है कि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, या सी कह रहा है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने से समान लगता है, या डी कह रहा है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में आपका कई वर्ष लगते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समय आपका क्या समान समय लगता है। फिर वह आपका 103 की ओर बढ़ते हैं। 103 देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्या पूछ रहा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कहाँ घूमती है? तो आपके पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ पे? पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अपना अक्ष पर घूमना पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में केवल एक बार पूरा चक्कर लगाती है। और 104 पूछ रहा है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाएं का आकार क्या होता है? क्या होता है? तो बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है फिर घटता है। 104 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी समान हो जाता है। क्या? तो पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा समान होती है। यह देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपका 111 किलोमीटर होता है। 105 देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी दिन कहलाता है।
तो जितने समय तक पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। या बी कह रहा है कि ग्रीनविच का मानक समय। या सी कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के लिए समय। या डी कह रहा है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो पृथ्वी दिन क्या कहलाता है? तो आपका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। देखिए, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लगा समय पृथ्वी दिन यानी आपका अर्थ डे कहलाता है। यह वह समय 24 घंटे का होता है। कहाँ पे? तो वहाँ जो आपका समय है वह 24 घंटे का होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो विषुव के दिन यानी आपके विषुवत रेखा पर, विषुवत यानी विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। तो 106 का देखिए आपके विषुवत रेखा पर। कहाँ पे? तो विषुवत रेखा पर विषुव के दिन आपके सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच की स्थिति। इस कारण आपके 21 एवं 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में आपका दिन और रात आपकी बराबर होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि अटलांटिका महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपियों के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार हुआ था। यह भी कह रहा है कि अटलांटिका महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। या सी कह रहा है कि अटलांटिका महासागर का तट रेखा अधिक आपका तंदूरित है। या डी कह रहा है कि अटलांटिका महासागर में तट रेखा अधिक छिछली है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अटलांटिका महासागर के तट की जो रेखा है आपकी अत्यंत तंदूरित है। और आपका देखिए यह आपका तंदूरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। इस अटलांटिका महासागर में अनेक आपके पोताश्रय एवं आपके पतन हैं। आपका 108 पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय, रॉकी, एंडीज या आपका अल्मस। तो दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी एंडीज। ऑप्शन नंबर सी आपका एंडीज है। और इसकी जो लंबाई है आपकी टोटल 7200 किलोमीटर है। और भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या डी कह रहा है कि राजस्थान में। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस प्रकार के वन में वृक्ष सदा हरे भरे होते हैं, इसलिए इन वृक्षों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। इस वन में शीशम, सागौन, महोगनी, रोजवुड आदि जो है आपके वह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। तो घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या डी कह रहा है कि पठार से मैदान की ओर। तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ पे बहती हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी स्थल से समुद्र की ओर। फिर 111 पूछ रहा निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है? तो ऑप्शन है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, या मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, या चीन के शीतोष्ण सदाबहारी वन को, या डी कह रहा है चीन के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो किसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है? 111 नंबर पूछ रहा है। तो आपके ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 112 नंबर विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ऑप्शन है गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, या डी कह रहा है कि अमेजन नदी आपकी बेसिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन। देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। इसका विस्तार आपके दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील देश में। इसका जो अफवाह है आपका क्षेत्र, आपका कितना अफवाह क्षेत्र? तो 705 कितना? तो 4 टाइम ये आपका है क्या? तो उसका जो है आपका वर्ग किलोमीटर में है इसका अफवाह क्षेत्र।
फिर क्या कह रहा है देखिए 113 नंबर, मोलाका क्या है? तो एक जनजाति, एक प्रकार का घर या एक प्रकार का वन्य पशु या मलक्का का निवासी। तो मोलाका क्या है 113 नंबर पूछ रहा है। तो आपका मोलाका देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? तो एक प्रकार का जानवर है। कोलंबियन जनजाति द्वारा बनाया गया मोलाका कहा जाता है। यह जनजाति उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करती है। फिर देखिए क्या पूछा है 114 नंबर, कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश डैश कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण, सतत पोषीय विकास, संसाधन प्रबंधन या विकास प्रबंधन। तो संसाधन प्रबंधन आपके दो दिख रहे हैं कहाँ पे? तो आपके दो दिख रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? संसाधन प्रबंधन। ये आपका क्या संरक्षण है, सॉरी, ये संसाधन संरक्षण है या आपका संसाधन प्रबंधन है। तो देखिए संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना एवं उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों की अभिवृद्धि प्रयास किया जा सकता है। 115 पूछ रहा है कि रक्षक मेखला डैश डैश एक विधि क्या है? तो जल संरक्षण है, मृदा निर्माण, बागवानी या मृदा संरक्षण। तो रक्षक मेखला क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मृदा संरक्षण है। देखिए रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इस विधि में मृदा संरक्षित करने के लिए खेत में बॉर्डर एवं ओढ़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं। और फिर देखिए क्या करें, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका आपके पूरा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पूरा पाषाण के लिए, नव पाषाण, महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक। तो पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका आपकी गुफा जो है शैलचित्रों के अवशेष मिलते हैं। तो 116 में जो हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण के लिए। और देखिए रिंग वेद में काल का कौन से 3 देवता विशेषज्ञ प्रमुख हैं? तो कौन से हैं आपके? तो 117 का जो हो जाएगा आपका अग्नि, इंद्र और सोम। ये आपके जो है क्या है? तो आपके देखिए ऋग्वेद काल में 3 प्रमुख देवता आपके अग्नि, इंद्र और सोम। इनसे सबसे प्रमुख देवता है आपके इंद्र। ऋग्वेद में आपके 250 बार इंद्र का, 200 बार और अग्नि का 104 बार आपका उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। और देखिए संस्कृत में जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहा जाता है? तो भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब। तो संस्कृत को जिस भाषा में परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? 118 नंबर पूछ रहा है। तो उसे भारत यूरोप माना जाता है। फिर क्या कह रहा है 119 नंबर, किस स्थान पर मृतकों की प्राय उत्तर की ओर से सिर करके दफनाया जाता है? तो इनाम गांव में, बुर्ज होम में, मेहरगढ़ में या भीमबेटका में। तो किस स्थान पर मृत को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? तो आपके कहाँ पे? तो इनाम गांव में। देखिए ताम्र प्रसाद स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतकों के उत्तर से दक्षिण, तो जिसमें मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए गए थे और जिसमें उनके जो मृतकों के सिर हैं वह उत्तर की ओर आपको मिले थे। तो किसमें? तो इनाम गांव में। फिर क्या कह रहा है 120 नंबर, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो पिपासा, तृष्णा, तनहा या तीव्र इच्छा। तो क्या बताया गया है? तो तृष्णा बताया गया। देखिए आपका लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को बुद्ध ने तृष्णा नाम दिया गया है। और बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण आपकी तृष्णा है। इससे आसक्ति या रोग का उद्भव होता है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि 121 नंबर, कि उत्पादकों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? उत्पादकों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? तो इसकी बिक्री में ब्रांडिंग करने से या बाज़ारों में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से भिन्न होता है या उपभोक्ताओं के आकर्षक बन जाता है। या डी कह रहा है कि उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है?
तो आपका ऑप्शन नंबर बी बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में से इसे भिन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 122 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन है नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंध खंड को, मौलिक अधिकारों से संबंध खंड को, या सी कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, या डी कह रहा है संविधान की प्रस्तावना को। तो किसे जो है आपके संविधान को अंतरात्मा कहा जाता है, भारतीय के किस खंड को। तो ऑप्शन नंबर डी के संविधान की प्रस्तावना को। देखिए आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, क्या, तो 13 दिसंबर 1946 को 1946 को आपको देखिए संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा। जब किसी मामले में कोई निर्णय नहीं हो तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। और फिर देखिए 123 नंबर पूछ रहा है कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो एक भी नहीं, 2, 4 या 12। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य जो आपके हैं वह मनोनीत हो सकते हैं। तो 123 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे 2 हो जाएंगे। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में, किसमें, तो अनुच्छेद 300 आपके 31 के लिए 31 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। और 124 पूछ रहा है कि न्यायाधीश किस मुकदमे पर निर्णय देता है। तो दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पे, सबूतों के आधार पे, या पुलिस तहकीकात के आधार पे। तो न्यायाधीश किस मुकदमे पर निर्णय देता है 124 में पूछ रहा है, तो आपके सबूतों के आधार पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 125 नंबर। इसके आगे फिर हम कल वीडियो लेके आएंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो वेंकटेश्वर पंथ पे, जगन्नाथ पंथ पे, विश्वनाथ पंथ पे, या अमरनाथ पंथ पे। तो किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है 125 में, तो आपके जगन्नाथ पंथ पे। देखिए कि आदिवासी प्रभाव सबसे ज़्यादा जगन्नाथ पंथ पर दिखाई देता है। इस पंथ के लोग शिव की अनुयायी होते हैं। इनकी पूजा विधि में तंत्र मंत्र और बलि आदि शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कितने, तो 91 से हमने कितना किया, 91 से हमने 125 क्वेश्चन किया है। यहाँ से यहाँ तक हमने 125 क्वेश्चन किया है 91 से 125 के बीच। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं। अगर चैनल को देखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आल पे सिलेक्ट कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और आगे देखिए इसमें आपके 50 प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके एक वीडियो में होना संभव नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करा देंगे।